राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज अकेडमी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के सिलेबस की। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में क्या अर्थ है इसका? संघ लोक सेवा आयोग। ये यूपीएससी का हिंदी में अनुवाद है। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। और यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, अब जान लेते हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने चरणों में होता है। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में होता है। पहले क्या होता है? प्रीलिम्स होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है। और फिर क्या होता है? प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस होता है, यानी कि मुख्य परीक्षा होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होता है साक्षात्कार। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? तो प्रारंभिक परीक्षा में होते हैं हमारे 2 पेपर। ठीक है, पेपर 1 होता है जीएस का, ठीक, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। ये 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। और जो हमारा जीएस का पेपर होता है वो कितने अंक का होता है? तो वो होता है हमारा 200 अंक का, यानी 200 नंबर का हमारा जीएस का पेपर होता है। ठीक, और कितने समय का होता है? तो ये होता है हमारा 2 घंटे का। GS1 बोल सकते हैं इसको, या GS का बोल सकते हैं। ये 2 घंटे का पेपर होता है, 200 अंक का होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सीसेट का। ठीक, और ये कितने अंक का होता है? तो ये भी 200 अंक का ही होता है। और इसमें कितना समय होता है? तो इसमें भी 2 घंटे का ही समय होता है। एक बात क्लियर होगी। और ये जो हमारा सीसेट का पेपर होता है, इसके नंबर हमारे इसकी मेरिट में नहीं जुड़ते प्रारंभिक परीक्षा की। ये केवल क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये केवल क्वालिफाई के लिए है। पासिंग मार्क्स इसमें आ जाए 33% बहुत है इसके नंबर, क्योंकि इसकी जो मेरिट बनती है उसमें नहीं जुड़ते। तो हमको किस पेपर में अपनी मेरिट बनानी होती है? GS1 पेपर में हमको अपनी मेरिट बनानी होती है। GS1 के ही आधार पर हमारा जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयन होता है। ठीक है, और अब एक बात उठती है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है? तो हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ओके, जब प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली जाती है तो उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। तो मुख्य परीक्षा में जो पेपर होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पेपर ए जो होता है वो होता है भाषा का पेपर। ठीक है, भाषा का। अब आप कहोगे कि भाषा का क्या मतलब है? भाषा से मतलब है कि हम इस पेपर को किसी भी भाषा में दे सकते हैं, अपनी हिंदी में या किसी और दूसरी भाषा में। आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी भाषा में हम इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, एक भाषा का पेपर होता है और दूसरा होता है इंग्लिश का पेपर। ये दोनों पेपर कंपलसरी होते हैं, मतलब इन दोनों पेपरों को पास करना जरूरी होता है। ठीक है, और इन दोनों पेपरों के नंबर भी नहीं जुड़ते। तो ये दोनों केवल पासिंग मार्क्स के लिए होते हैं, परंतु पास करना इनको बहुत ज़रूरी होता है। तो पेपर बी कैसा होगा? इंग्लिश का। और पेपर ए कैसा होगा? भाषा का। ठीक है, और कितने अंक के होंगे ये दोनों? तो ये दोनों होंगे हमारे 300 अंक के। बात क्लियर? अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा कैसी होती है। तो लिखित परीक्षा में जो हमारा एक पेपर होता है वो होता है हमारा निबंध का। निबंध का होता है एक पेपर। फिर दूसरा पेपर जो होता है वो GS1 का होता है। तीसरा पेपर GS2 या GS का दूसरा पेपर। और जो हमारा चौथा पेपर होता है वो GS3 का होता है। और जो हमारा 5वां पेपर होता है वो GS4 का होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद हमारा जो पेपर होता है वो एक पेपर, मतलब पेपर तो 2 होते हैं पर वैकल्पिक विषय होता है। एक विषय वैकल्पिक विषय, और उस विषय के 2 पेपर। ठीक है, तो 2 पेपर तो ये हो गए हमारे वैकल्पिक विषय के, और 5 पेपर ये हो गए हमारे निबंध का, GS1 का, GS2 का, GS3 का और GS4 का। तो कुल मिला के ये हमारे कितने पेपर हो गए? 7 पेपर। तो इन 7 पेपरों के हमारे नंबर जुड़ते हैं, और इन 7 पेपरों के आधार पर ही हमारी मेरिट बनती है। जो 2 पेपर ये बताए थे, पेपर ए और पेपर बी, इन दोनों पेपरों को केवल 33% के साथ पास करना होता है, इनके नंबर नहीं जुड़ते। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो हमारा निबंध का पेपर होता है वो कितने अंक का होता है। तो निबंध का पेपर हमारा 250 अंक का होता है। बात क्लियर? जो GS1 का पेपर होता है ये भी हमारा 250 अंक का होता है। और जो GS2 के नाम से पेपर होता है, पेपर नंबर 3, ये भी हमारा 250 अंक का होता है। जो GS3 के नाम से पेपर होता है वो भी 250 अंक का होता है। और जो GS4 के नाम से होता है वो भी 250 अंक का होता है। तो अगर मुख्य परीक्षा के हम टोटल पेपर की बात करें कि टोटल पेपर कितने हैं मुख्य परीक्षा में, तो टोटल पेपर है 9, जिसमें से 7 पेपर के हमारे अंक जुड़ते हैं। कुल कितने पेपर हैं? 9 पेपर हैं।
ठीक है। मगर नंबर कितने पेपर के जुड़ते हैं, तो नंबर जुड़ते हैं 7। ये निबंध के, GS1 के, GS2 के, GS3 के, GS4 के, और एक विषय होता है वैकल्पिक, एक विषय, उसके होते हैं 2 पेपर। पेपर 1 जो होगा वो भी 250 अंक का, और पेपर 2 जो होगा वो भी 250 अंक का। तो अब बात करते हैं कि कुल कितने अंक के ये पेपर होते हैं। तो ये होते हैं हमारे कुल 1750 अंक के। 1750 के हो गए ना, 250 और 250 500, 250 और 250 500 1000, और 250 250 500 1500, और 250 1750। तो ये हमारे 1750 अंक के मुख्य परीक्षा होती है। अब बात करते हैं साक्षात्कार, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, वो कितने अंक का होता है। जब मुख्य परीक्षा पास कर ली जाती है तो साक्षात्कार के लिए इनवाइट किया जाता है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। 2025 तो हमारा जो इसका यूपीएससी का पेपर होता है वो टोटल कितने अंक का होता है, 2025 अंक का, जिसके आधार पर मेरिट बनती है, जिसके आधार पर हमारा चयन होता है, रैंक बनती है। रैंक के आधार पर पोजीशन आती है कि आईएएस मिलेगी, आईएफएस मिलेगी, आरएएस मिलेगी, या आईपीएस मिलेगी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, आईएएस की फुल फॉर्म क्या है, या आईपीएस की, आईएफएस की, और आरएएस की, आईआरएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आईएएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, सर्विस का मतलब सेवा, इंडियन का मतलब भारतीय, और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है प्रशासनिक। तो आईएएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है। और जो इसमें दूसरा पद होता है आईपीएस का, उसकी फुल फॉर्म क्या है, आईपीएस की इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, ये आईपीएस की फुल फॉर्म है। और आईएफएस की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि भारतीय विदेश सेवा, ये आईएफएस की फुल फॉर्म है। ठीक है। अब जान लेते हैं हम आईआरएस की फुल फॉर्म। तो आईआरएस की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, भारतीय राजस्व सेवा, ये आईआरएस की फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है ना, यूपीएससी से जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो उसमें जो GS1 का पेपर होता है, CSAT की बात नहीं, GS1 की बात कर रहे हैं अभी, GS1 की, सामान्य अध्ययन 1 की। तो इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, करंट अफेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम करंट अफेयर्स बोलते हैं ये। और दूसरा क्या है, भारत का इतिहास। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि भारत का इतिहास आएगा। इतिहास के 3 भाग हैं। ठीक है, एक तो प्राचीन इतिहास है, एक मध्यकालीन इतिहास है, और एक आधुनिक इतिहास है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का भी इसमें जिक्र है। तो जो हमारा आंदोलन वाला पार्ट है आधुनिक भारत में, वो विशेष तौर पर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। और जो तीसरा विषय है, जो तीसरा टॉपिक है वो है भारतीय और विश्व भूगोल, यानी भारत का भी भूगोल आएगा और विश्व का भूगोल भी आएगा। विश्व का ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का भूगोल आएगा, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो एशिया से आते हैं। ठीक है। और भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के बारे में, सामाजिक भूगोल के बारे में, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, मतलब जो आर्थिक भूगोल होता है उसके बारे में, ये 3 टॉपिक हो गए। और जो हमारा 4th नंबर का टॉपिक है वो क्या है, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पॉलिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पॉलिटी बोल सकते हैं। ये पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। और अब बात करते हैं 5वें सब्जेक्ट की कि ये क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, और जनसांख्यिकी समावेश, सामाजिक क्षेत्र की पहल। तो हमारा जो है ये 5वां जो सब्जेक्ट है ये है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास वाला। इस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी जो हमारा सब्जेक्ट है उससे इसमें पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट वाला बोल देते हैं जिसको, इन्वायरमेंट। ठीक है। और जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हमारे तीनों विज्ञान आते हैं, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, जूलॉजी भी आती है, बॉटनी भी आती है। ये मतलब सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा में जो दूसरा पेपर होता है जिसको हम CSAT बोल देते हैं, ये बेसिकली 33% के साथ क्वालिफाई करना जरूरी होता है। 33, 34, 35 जितने भी परसेंटेज है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरिट में नहीं जुड़ते। ठीक है।
तो इसके टॉपिक जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं वो टॉपिक। ये होते हैं संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, ठीक है, ये एक टॉपिक है, संचार कौशल पारस्परिक कौशल, ठीक है। और दूसरा है तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब शॉर्ट फॉर्म में यही बोल सकते हैं कि ये रीजनिंग का चैप्टर है, ठीक है। सब्जेक्ट में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे मान लिया हम सर्विस में हैं और हमारे सामने कोई समस्या पैदा होगी तो हमको अपना निर्णय कैसे लेना पड़ेगा या किस पक्ष में निर्णय लेना पड़ेगा, तो उस टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं ये टॉपिक में। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बुनियादी संख्या और उनके संबंध में परिमाप। तो मतलब कुल मिला के ये मैथ का डिपार्टमेंट है, मैथ का चैप्टर है, ये मैथ का टॉपिक है, ठीक है। और ये वाला रीजनिंग का टॉपिक है। और ये वाला टॉपिक वो है कि मान लिया हम सर्विस में हैं और हमको कोई निर्णय लेना पड़ रहा है, हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होगी तो हम किस तरीके से उस मैटर को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला टॉपिक है। और चार्ट रेखांकन तालिकाओं का डेटा पर्याप्त 10th स्तर, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 10th स्तर, मतलब 10वीं की क्लास के जो है इसमें ज्यामिति वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सी सेट में, मतलब कुल मिलाकर मैथ भी आएगा इसमें, रीजनिंग भी आएगी इसमें, और कुछ क्वेश्चन इसमें हमारे तार्किक क्षमता से डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि क्या अगर हम सी सेट का पेपर ना दें तो हम मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में हमें उपस्थित होना जरूरी होता है, ठीक है। और जो हमारा सी सेट का पेपर है वो पहले ही बता दिया कि 33% अंक या 34, इससे ऊपर जितने भी अंक आएंगे उसके साथ हमें पास होना जरूरी होता है। और नकारात्मक अंक के बारे में भी बता दिया कि 1/3 की इसमें नकारात्मकता होती है, ठीक है। अगर माइनस में जो है हमारे 1/3 में अंक कटते हैं, अगर 3 क्वेश्चन हमने गलत कर दिए तो एक सही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाषा, जो मैंने बताया था ना कि भाषा का क्या मतलब है, तो भाषा से मतलब यही है कि जो हमारा भाषा वाला पेपर है उसको हम किस किस भाषा में सोल्व कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो असमिया भाषा में दे सकते हैं, जो असम की भाषा है ना, असमिया भाषा। बंगाली भाषा में दे सकते हैं, गुजराती में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, कन्नड़ में, कश्मीरी में, कोंकणी में, मलयालम में, मणिपुरी में, ठीक है, और नेपाली में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, संस्कृत में, सिंधी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, बोडो में, डोगरी में, मैथिली में, संथाली में। तो कुल मिला के ये कुछ भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं में हम भाषा वाला जो हमारा पेपर है उस पेपर को दे सकते हैं। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यूपीएससी के सिलेबस को बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर देना, ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जितने भी आपके यार दोस्त तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल सके कि यूपीएससी में किस तरह का सिलेबस आता है या यूपीएससी में किस तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है।